नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पाठक सर के मार्गदर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री 2021 के लिए मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स। और इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को मैं कई भागों में लेकर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें भाग पहला आपके सामने आया है। चलिए पहले हम ये देखते हैं आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है। आर्थिक विकास में एक शब्द आता है आर्थिक, दूसरा शब्द आता है विकास। आर्थिक को अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में, तो मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था क्या होता है। ऐसी सभी अप्राकृतिक आर्थिक क्रियाएं जो लाभ के लिए की जाती हैं वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। और अर्थव्यवस्था का जो केंद्र का धुरी होता है वो मुद्रा होती है, और मुद्रा को पैसा कह सकते हैं, और पैसा को इकोनॉमिक्स में अर्थ कहा जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ आर्थिक का मतलब अर्थ से है। और इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है कि जो भी अर्थ है, यानी जो भी हम मुद्रा की बात करते हैं, वो एक प्रकार का संसाधन होता है। तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रबंधन संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। तो जब भी बोला जाएगा आर्थिक, आप समझना कि संसाधन की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक का मतलब हो गया है संसाधन। अब विकास का क्या मतलब होगा? विकास का मतलब होता है इन्हीं संसाधनों का उत्पादन कर देना। अब ये जो उत्पादन हो रहा है, यह उत्पादन वास्तव में मानव के प्रयास का परिणाम होता है। मानव जो भी प्रयास कर रहा होता है, उस प्रयास से जो उसने उत्पादन किया है, चूंकि वो उत्पादन संसाधन का ही होगा। उत्पादन दो ही होते हैं अर्थव्यवस्था में, एक होता है वस्तु का और एक होता है सेवा का। सेवा भी अपने आप में एक संसाधन होता है, जिसे हम अमूर्त संसाधन कहते हैं। तो जब मानव ने विकास किया यानी कि उत्पादन किया, तो उस उत्पादन में उसने एक तो भौतिक उत्पादन किया और एक अभौतिक उत्पादन किया। अब भौतिक उत्पादन में वो या तो कृषि से संबंधित उत्पादन करेगा, या उद्योग से संबंधित उत्पादन करेगा, या सेवा से संबंधित उत्पादन करेगा। यानी जो भी विकास के दौरान उत्पादन होता है, यह तीन क्षेत्रों में ही होता है। इसीलिए हम कृषि, उद्योग और सेवा को क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश जब से बना है और वर्तमान तक आर्थिक विकास यानी कि मध्य प्रदेश ने इन क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास किया है, उसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। मध्य प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ के आएँ और इस डायरेक्शन में पढ़ के आएँ कि 1956 से लेकर सन 2021 तक हमने किस प्रकार से आर्थिक विकास किया है। अब आर्थिक का मतलब संसाधन जुटाए हैं, विकास का मतलब उसका उत्पादन किया है। उत्पादन कहाँ करना है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। कैसे उत्पादन किया है? हमने प्रयास किए हैं। तो उन्हीं प्रयासों को एमपीपीएससी आपसे पूछेगा फैक्चुअल में, और हमको जवाब देना है। आगे समझिए थोड़ा सा, जो ये प्रयास है सर, इसमें मैं किन चीज़ों को शामिल करूँ? ध्यान से सुनिए। जो प्रयास का फल होगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जीवन की गुणवत्ता, यानी कि ऐसे प्रश्न जो जीवन की गुणवत्ता से संबंधित आ सकते हैं, उनको ध्यान से रखना है। जैसे मध्य प्रदेश में रोजगार का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश में कितने ऐसे श्रम बल है जो जो श्रम शक्ति के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है। इस प्रकार के प्रश्नों को दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति कितनी है, महिलाओं में, पुरुषों में या बच्चों में जो जीवन प्रत्याशा है, लिंगानुपात है, इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगा। प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछ सकता है। अब जब भी इकोनॉमिक्स में बात आता है तो मध्य प्रदेश की जीडीपी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय पूछ सकता है। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को स्थिर कीमत और चालू कीमतों पर मापा जाता है। स्थिर कीमत के लिए आधार वर्ष को आधार बनाते हैं, और मध्य प्रदेश का आधार वर्ष वही है जो भारत का आधार वर्ष है, और भारत का आधार वर्ष 2011-12 है। तो 2011-12 के आधार पर हमको ये देखना है, यानी कि स्थिर कीमत पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय या फिर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है। तो हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, और आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग हम आपको एक्चुअल फैक्ट बताएंगे। विकास सूचकांक के बारे में पढ़ना है कि विकास सूचकांक से संबंधित या किसी भी प्रकार के सूचकांक, चाहे वो विश्व पे या राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार का सूचकांक आ रहा हो, इनके बारे में हमें डायरेक्शन देखना है। मैं ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो सर फाइनली बताइए आर्थिक विकास में मैं कौन कौन से डायरेक्शन ले लूँ, डायमेंशन ले लूँ, जिससे मेरा प्री क्लियर हो जाए। पिछली बार एमपीपीएससी ने एक प्रश्न पूछ दिया था कृषि उत्पादन से संबंधित, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पूछ लिया गया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं तब भी प्रिडिक्ट कर रहा था कि एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछेगा, मैं अभी भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि उसका पैटर्न यही है। तो आप ध्यान से सुनिए और जुड़े रहिए वेदांत के साथ, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आर्थिक विकास में
हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण। मैं डाटा प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ अवेलेबल रहेगी आपके साथ। अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आपको श्री वेदांत अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप के द्वारा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और जो भी प्रॉपर कंटेंट है वो अवेलेबल कराया जाएगा, और पूरा इसका जो फुल वीडियो है वो अवेलेबल होगा। ये एक डेमो वीडियो है जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं अभी। पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य संबंधित योजनाओं के बारे में प्रश्न पढ़ना है। अब मुझे आप बताओ कि मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित प्रोग्राम प्रमुख रूप से किस योजना में बनाया गया था। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपसे संभलेगा नहीं और आप गलत करके आएंगे, निश्चित मानिए। तो इन योजनाओं के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा उद्योग किस योजना में लगा है, मध्य प्रदेश की कौन सी संस्था किस योजना में लगी है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, केवल आपको मुझे ध्यान से सुनना है। फिर इसके अलावा हमें पढ़ना है विभिन्न प्रकार के सूचकांक और जीआई टैग। अब मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग मिले हुए हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प में मिले हैं कि खाद्यान्न में मिले हैं कि कृषि में मिले हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं, मैं हैंडल करूंगा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सूचकांक जो हमको देखना है, सूचकांक इनको भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा वित्तीय संस्थाएं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं या फिर आर्थिक संस्थाएं हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई हैं, उनका अध्यक्ष कौन है, उनके कार्य क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि मध्य प्रदेश का वित्त निगम कब स्थापित हुआ, तो उसका मुख्यालय कौन है, उसका सन कौन सा है और उसका अध्यक्ष कौन है और किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ है, ये आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा ऐसे कोई फैक्ट जो इनमें शामिल नहीं है उनको भी लास्ट में एक पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम आर्थिक विकास को पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण को मैंने बहुत ब्रीफ में यहाँ पर उतना ही कंटेंट लिया है, उतना ही छांट के मैं आपको दे रहा हूँ जितना आपका एमपीपीएससी में जरूरी है। चलिए नोट निकाल लीजिए सभी लोग और अपने नोट डाउन करते जाना है। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाएं और खुद के पेन का यूज करें। मध्य प्रदेश में आप देखिए पहला ही क्वेश्चन आता है कि आधार वर्ष मध्य प्रदेश में कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 2011-12। एक्चुअली पूरे भारत का ही आधार वर्ष 2011-12 है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये आधार वर्ष क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा स्लो करके आपको चीज़ों को समझा देता हूँ जिससे कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। आधार वर्ष को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो मैंने एक माचिस बनाई है और यह माचिस मैंने बनाई है 2011 में, तब इसकी कीमत है 50 पैसे। अब 2019 में इसकी कीमत है 1 रुपए। तो मुझे ये देखना है कि इस माचिस में इतने सालों में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, आधार ले लूंगा 50 रुपए, 50 पैसे जिस वर्ष ये बनी थी वो वर्ष मैं नीचे लिखूंगा। कितने की बनी थी, तो बोले सर 50 पैसे की। और अब कितने रुपए की बिच रही है, तो बोलेंगे सर 100 पैसे की। तो यह कितने गुना वृद्धि हो गई, तो बोलेंगे सर 2 गुना की वृद्धि हो गई है। तो ये जो 2 गुना की वृद्धि आई है यही मुद्रास्फीति है। यही क्या है, मुद्रास्फीति है। तो आधार वर्ष क्यों मापते हैं, जिससे कि मुद्रास्फीति निकल पाए। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, बाकी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में समझाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक शब्द आएगा जीडीपी। जीडीपी अगर मैं बोलूं तो समझ लेना किसी भी देश या किसी भी राज्य का कुल गल्ला। वह एक साल में कोई राज्य कितना पैसा कमाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, उस समस्त पैसे को जीडीपी कहा जाता है। तो मान लो कि जीडीपी में अगर हमें निकालना है तो जीडीपी निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्थिर और एक होता है चालू कीमत पर। स्थिर कीमत के लिए आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। चालू कीमत का मतलब है जिस वर्ष उत्पादन हुआ है उसी वर्ष उत्पादन को जोड़ लिया जाता है। तो स्थिर और चालू कीमत पर क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनना। यदि कोई जीडीपी स्थिर कीमत पर निकाला जाता है तो इसके निकालने का तरीका ये होता है कि डेल्टा क्वांटिटी यानी कितना उत्पादन हुआ है इनटू डेल्टा का प्राइस, इसको हम देखते हैं। अगर मैं डेल्टा के प्राइस को कांस्टेंट कर दूं तो अब सोच कर देखिए, अगर जीडीपी 20 रुपए है, मैं 5 वस्तुएं उत्पादित करता हूं और 4 रुपए की एक वस्तु है, तो ये क्लियर हो गया कि रुपए तो अब 4 ही होने वाले हैं। तो 5 चौका 20 रुपए हो गया। अगर मैं स्थिर कीमत पर देखूं तो इसका मतलब ये कीमत स्थिर रहने वाली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर अब मैं अगले साल का जीडीपी देखूंगा और जीडीपी मुझे मान लो कि 24 रुपए प्राप्त हो रहा है, जीडीपी 24 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो इससे ये समझ में आया है कि जो क्वांटिटी है वो 6 कर दूंगा तभी ये 24 रुपए बनेगा, अन्यथा 24 रुपए नहीं बन सकता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि स्थिर कीमत पर सिर्फ वस्तु के उत्पादन बढ़ने से ही जीडीपी बढ़ता है, जबकि चालू कीमत पर ऐसा नहीं होता। चालू कीमत पर क्या होगा, चालू कीमत पर क्या होता है
कि ये जो कांस्टेंट बार होता है वो हटा दिया जाता है। अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं इस बार को हटा दूं तो प्रोडक्शन भले ही 5 हो, प्रोडक्शन भले ही 5 हो, और अगर मैं इस पर 5 रुपए कीमत कर दूं, इसकी अगर मैं 5 रुपए कीमत कर दूं, तो मुझे बताइए प्रोडक्शन तो अभी भी 5 है, लेकिन 5 का 5 से गुणा करेंगे तो लगभग यहाँ 25 आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ जीडीपी 25 रुपए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ गया है, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस प्रकार की जीडीपी को हम चालू कीमत पर जीडीपी कहते हैं। चालू कीमत जीडीपी पर मुद्रास्फीति को काउंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में जब प्रश्न पूछा जाएगा जीडीपी के लिए, तो वो या तो स्थिर कीमत पर पूछेगा या फिर चालू कीमत पर पूछेगा। मैं आपको दोनों कीमत पर बता दूंगा। अब बस आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि वो स्थिर पर पूछ रहा है या चालू कीमत पर पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसका डिटेल में डिस्कशन चाहिए, तो फिर एमपीपीएससी मेंस में जो एमपी का इकोनॉमिक्स है, मैं उसमें डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये प्री की क्लास है, मैं केवल और केवल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, और वो फैक्ट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो गलत अवेलेबल है, मैं उसको सुधारने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आधार वर्ष 2011-12 में के स्थिर भाव पर, स्थिर माने समझ में आ गया सभी लोगों को कि हाँ सर, डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा पी, स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? जीडीपी। चूंकि ये जीडीपी मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इसीलिए बन जाता है यह एस जीडीपी। एस माने स्टेट का जीडीपी। बच्चों, अगर स्टेट में स्मॉल एस बनाकर लिखूं तो इसका मतलब होता है राज्य, लेकिन अगर स्टेट को मैं कैपिटल एस बना के लिखूं तो इसका मतलब होता है देश। जैसे यूनाइटेड स्टेट वो एक देश है, मध्य प्रदेश एक राज्य है। फिर सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2019-20 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और 2019-20 में जो हो चुका है वो, और जो आने वाला है वो अग्रिम। अग्रिम माने 2020-21। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ आधार वर्ष के आधार पर मध्य प्रदेश का जीडीपी कैसा रहा है, तो बोल देना 3.37% की कमी आई है। आंसर खत्म। मेरी बात समझ पाए हो? आधार वर्ष में मध्य प्रदेश का जीडीपी 2019 की तुलना में 2020 में कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? ऑप्शन में देगा, कम ज़्यादा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है कम हुआ है। कितना? लगभग 3.5% याद करके जाएंगे। ये ऐसे डाटा आप याद करके जाएं, क्योंकि एमपीपीएससी आपको एक झटका दे चुका है। उसने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 से क्वेश्चन पूछा था कृषि को, याद है आप लोगों को? तो वो कुछ भी पूछ सकता है, गांजा फूंक के बैठे हैं वो लोग, तो वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। यहीं पर जबकि 2019-20 और 2018-19 की अगर मैं तुलना करूं, तो हम ये पाते हैं कि 9.63% की वृद्धि हुई। सर हम समझ नहीं पा रहे आप कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि मैं पूछूं कि बताओ भैया 2021 की जीडीपी क्या है मध्य प्रदेश की, तो तुलना करेंगे ना पिछली वाली से। तो सर जब हम पिछली वाली से तुलना करते हैं तो माइनस में है 3.37%। और 2019 की स्थिति बताओ सर कैसी थी, तो बोलेंगे सर पिछली वाली से तुलना करेंगे ना 18 से, तो सर ये प्लस में थी 9.63%। अब ये बात समझ में आ गई है। और ये दोनों जो आंकड़े मैंने दिए हैं, ये किस कीमत पर दिए हैं? ये स्थिर कीमत पर दिए हैं। स्थिर कीमत का मतलब क्या होता है? जो आधार वर्ष से निकाला जाए। आधार वर्ष क्या नापता है मध्य प्रदेश? तो बोलोगे 2011-12। क्या आधार वर्ष अभी चेंज होना है? होना है, 2017 माना जाएगा। कितने वर्ष में चेंज होता है? 5 वर्ष में। तो जो 2011-12 कब चुना गया? 2015 में। तो चेंज कब होना था? 2020 में। क्यों नहीं हो पाया? कोरोना की वजह से। कब होगा? इसी साल होने के चांसेस हैं, अगर सब ठीक रहा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अगला प्रश्न ये है कि आधार वर्ष पर तो क्लियर हो गया, स्थिर कीमत पर आपने मुझे बता दिया कि जीडीपी जो है वो कैसा रहा है। लेकिन अगर मैं विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवाद प्रतिशत देखूं, तो विभिन्न क्षेत्रकों पे जो सकल मूल्यवर्धन हुआ है उसका प्रतिशत देखूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ध्यान से सुनना, ये मैंने डब्बा बनाया हुआ है। इस डब्बा में जब ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में ये वाला जो पॉइंट है ये है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का। ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं ये द्वितीयक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का।
ये द्वितीयक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और जो लास्ट वाला देख रहे हैं यह है तृतीयक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। यह क्या है? तृतीयक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अब देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश में अगर आप देख पा रहे हो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सॉरी हाँ सही है ना, मध्य प्रदेश में सही है ना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। चलिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी में कोई अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है सिग्मा जीवीए। माने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि किसी देश का जीडीपी 100 रुपये है, तो इस जीडीपी को मानो ये पिताजी हैं, पिताजी के 3 लड़के हैं, पिताजी के 3 लड़के हैं। पहला है जो कृषि में काम करता है, दूसरा है जो उद्योग में काम करता है, और तीसरा है जो सेवा में काम करता है। तो जो कृषि में काम करता है इसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, सेवा में काम करता है द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र और उद्योग में काम करता है वो द्वितीयक क्षेत्र। खुद बताना मुझे आप लोग, अगर मैं इसको 100 रुपए मानूं तो कृषि वाला कितने रुपए कमा के दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र कितने रुपए कमा रहा है? तो सर लगभग 33 रुपए कमाता है। द्वितीयक क्षेत्र कितने रुपए कमाता है? तो लगभग सर 27, यानी उद्योग वाला लगभग 27 रुपए कमाता है। और तृतीयक क्षेत्र कितने रुपए कमाता है? लगभग सर 39 रुपए कमाता है। तो जीडीपी पिताजी हो गए बेटा, और इसके 3 लड़के। तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तो कोई तुमसे पूछेगा, यानी किसी ने जीडीपी को रोक के पूछा कि आपकी कुल कमाई कितनी है? जीडीपी कहता है मैं साल में 100 रुपए कमाता हूँ। अब कोई ये पूछता है तुम्हारी कमाई को जीडीपी कहते हैं, लेकिन तुम्हारे 3 लड़के हैं, उनकी कमाई को क्या कहा जाएगा? तो जवाब है जीवीए। यानी कि यदि कोई बोलता है कृषि की जीडीपी, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कृषि का जीवीए। तो 3 जीवीए इज इक्वल टू भारत का जीडीपी। समझ में आ रही है बात? तो जब भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में बोलूं तो समझ लेना जीवीए की बात कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, ये मध्य प्रदेश में जो 100 रुपए आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन कमाई करता है? सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन कमाई करता है? सेवा क्षेत्र। और ये कितने साल की बात कर रहा हूँ? वर्ष 2011-12 में देख लो। अभी समय आएगा, समय चेंज करूंगा मैं आप लोगों के सामने। तो 2011-12 में कितना पैसा कमा रहा है? तो 2011-12 में कमा रहा है तृतीयक क्षेत्र लगभग 39, फर्स्ट पर बना हुआ है। फिर सेकंड नंबर पर कौन कमाता था 2011-12 में? तो कृषि। और थर्ड नंबर पर कौन था? उद्योग। यानी कि मध्य प्रदेश के उद्योग पिछड़े हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक बीमारियां हो रही हैं, रुग्णता आ रही है, उसके कारण बताइए। पहले प्रश्न आता था एमपीपीएससी मेंस में, अभी भी पूछा जा सकता है। अब हम अगला देखते हैं। तो सर 19-20 में क्या कंडीशन है? 19-20 में देखिए ध्यान से, 19-20 में कोरोना लग गया तो जो लोग सेवा क्षेत्र में थे वो नौकरी छोड़कर कृषि करने लगे होंगे। तो जब कृषि करेंगे तो कृषि का योगदान बढ़ने लगेगा। तो 19-20 में कृषि फर्स्ट स्थान पर आ गया, सेवा क्षेत्र सेकंड स्थान पर आ गया, और उद्योग तो पूरी तरह से बंदी हो गई है मान लो, तो 20% पर आ गया उद्योग। देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 2019-20 में। और आप देखो 2020-21 में और इम्पैक्ट पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। तो कृषि 43% से बढ़कर लगभग 46% पहुंच गई, कृषि और ज्यादा फर्स्ट हो गई। और यहाँ पर देखिए तो ये 33% हो गया, 36 से इसमें प्रोपोर्शन कम हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पर। और सेवा क्षेत्र है वो 19 नंबर पर आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2011 से लेकर 2021 तक किस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र ने ज्यादा योगदान बढ़ाया है? तो आप बोलेंगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो बोलोगे पहले प्राथमिक का कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर बहुत ज्यादा हुआ। कारण है कोरोना की स्थिति। और ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो देखिए आप, अगर जो क्षेत्रवार प्रतिशत जो हम लोगों ने अभी किया है, इसमें विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवाद प्रतिशत ये है, जो जस्ट मैंने अभी बात की थी। और इसमें चीजों को समझाया है हम लोगों ने। थोड़ा पुश करना एक बार। तो अब 2 चार्ट आपके सामने है। सर एक चार्ट तो आपने ये बनाया है और ये वाला चार्ट बनाया है, दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, वही अंतर है जो हम बात कर रहे हैं। ये जो है ना, ये प्रचलित मूल्य पर है, प्रचलित मूल्य पर है, ध्यान रखना। प्रचलित मूल्य तो समझ में आता है, आधार वर्ष यूज नहीं होता। और ये जो मैं अगला डेटा दे रहा हूं ये स्थिर मूल्य पर है। ये किस पर है? स्थिर मूल्य पर है, यानी कि इसमें आधार वर्ष लगा है। तो जब भी आधार वर्ष लगता है तो वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र 33%, फिर हुआ है 34%, और फिर हुआ है 36%। यहाँ पर देखिए 39%, फिर हुआ है
39% और लगभग हुआ है 37%। यहाँ पर 27%, ये हुआ है 25% और ये भी है फिर 25%। तो सेवा क्षेत्र में निरंतर कमी होती जा रही है, जबकि कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ये तुम्हारे स्थिर मूल्य के आधार पर, और जो पिछला वाला बताया था वो मैंने आपको बताया था चालू कीमत के आधार पर। वो मैंने किस पर बताया था? प्रचलित मूल्य के आधार पर, चालू कीमत के आधार पर। अच्छा बच्चों ध्यान सुनना, आप प्रश्न पढ़ते समय देखना कि वो जीडीपी में किसी क्षेत्र का योगदान चालू कीमत पर पूछ रहा है या फिर आधार वर्ष के आधार पर पूछ रहा है, स्थिर कीमत पर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, फिर जवाब देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित कीमत पर बताइए, है ना। प्रचलित और स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आप समझते हैं कि मान लो कि मध्य प्रदेश में 100 लोग निवास करते हैं और मध्य प्रदेश की कमाई एक साल में 100 रुपए होती है। तो जब भी प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो जनसंख्या के नीचे लिख देते हैं और जो कमाई होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, आय को ऊपर लिख देते हैं। तो जनसंख्या कितनी है तो बोलेंगे 100 रुपए, और कमाई भी कितनी है तो 100 रुपए। तो प्रति व्यक्ति कितना रुपए पड़ रहा है? 1 रुपए। तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना रुपए कमाया जाता है वो बताना है हमको। तो अगर मैं स्थिर कीमत की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो स्थिर कीमत में 2019-20 के आधार पर 62,236 रुपए था, जो घट गया 2020-21 में, ये हो गया है 58,425 रुपए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कोरोना काल में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 से 20-21 में आते आते कम हुई है कि बढ़ी है? तो बोलेंगे कम हुई है। और जबकि जो पिछले तुलना में कितने प्रतिशत की कमी दर्शाती है? लगभग 6% की कमी हुई है प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रचलित भाव पर देखते हैं तो प्रचलित भाव में जब हम प्रति व्यक्ति आय 2019 देखते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास थी, जो घटकर 2020-21 में लगभग 98,000 रुपए हो गई। तो प्रचलित कीमत पर भी अगर हम देखेंगे तो 4% की कमी आई है। तो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में स्थिर कीमत पर कमी आई है कितने प्रतिशत की? 6% की। और प्रचलित कीमत पर कमी आई है कितने की? 4% की। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए हैं। फैक्ट है, डिटेल पढ़ने के लिए मेंस का सिलेबस आएगा, ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको इसका डिटेल मिलेगा। एक डेमो वीडियो है। मध्य प्रदेश में बचत और विनियोग की क्या कंडीशन है? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रदेश में कुल बैंकों की जो शाखाएं हैं उनमें निरंतर वृद्धि हो रही, शाखाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन हाल ही में रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कमी देखने को मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हुआ करती थीं, जिसमें से 2 को आपस में मर्ज करके अब 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें बनी हुई हैं। मध्यांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय सागर में है और उसका जो एसोसिएशन बैंक है वो एसबीआई है, जबकि जो नवीनतम बैंक बनी है जिसे बोलते हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, उसका मुख्यालय इंदौर बनाया गया है और इसको जो स्पॉन्सर करती है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया बीओआई। तो मध्य प्रदेश की जो स्पॉन्सर्स बैंक है एक तो एसबीआई है और एक बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें क्या होती हैं? तो ये बैंकिंग के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। अभी फैक्ट बस इतना ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 2 ही ग्रामीण बैंकें काम कर रही हैं और पूरे भारत में 43 ग्रामीण बैंकें काम कर रही हैं। ग्रामीण बैंकें 3 स्तर पर होती हैं, जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है, 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है, 15% हिस्सेदारी राज्य की होती है। मध्य प्रदेश में 2 ही स्पॉन्सर्स बैंक हैं, एक है एसबीआई और एक है बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है वो सागर की ब्रांच को स्पॉन्सर करती है और बैंक ऑफ इंडिया इंदौर की ब्रांच को स्पॉन्सर करती है। शेष अपडेट के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सितंबर 2020 में अगर हम देखें तो प्रदेश में साख माने क्रेडिट डिपॉजिट हुआ है, लोगों ने पैसा जमा किया है, उसका अनुपात 73% रहा है। बड़ा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और ये 73% राष्ट्रीय मानक 60% से काफी अधिक है। तो प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश का साख जमा अनुपात राष्ट्र के अनुपात से कम है, ज्यादा है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसी अवधि में अगर लघु उद्योग क्षेत्र को जो ऋण दिया गया है वो उसमें 7.8% की वृद्धि हुई है और कृषि क्षेत्र में जो भी सहायता दिया जाता है 2020-21 सितंबर में उसमें लगभग वो कितने प्रतिशत रहा है? तो 75% रहा है। तो कृषि को अच्छी खासी मात्रा में हेल्प की जा रही है, क्षेत्र के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और क्रेडिट साख भी मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है और निरंतर शाखाओं में वृद्धि हो रही है आरआरबी को छोड़कर। तो ये तुम्हारा बचत और विनियोजन से संबंधित फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिए।
विनियोग क्या होता है, विनिवेश क्या होता है, विनियोजन क्या होता है, निवेश क्या होता है, ये सब आपको मेंस की क्लास में सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्लास है, मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं जा सकता। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसान क्रेडिट कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको कि भारत सरकार ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि हमें किसानों को सुरक्षित करने के लिए कार्ड एक योजना लानी है, जो माह सितंबर 2020 तक लगभग 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में लगभग 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बैंकों के द्वारा DRI स्कीम लाई जाती है। अभी आप इसको इतना ध्यान रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड हैं और DRI योजना के द्वारा इसका काम किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम देखते हैं तो 2020-21 के लिए 799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है याद रखने के लिए, जिसमें इस योजना में राशि में लगभग 2212 करोड़ रुपए पुनर्वियोजन हेतु राशि लाई गई है और 700 करोड़ रुपए की मांग शासन में की थी। ध्यान सुनना, मध्य प्रदेश ने किसानों के हित के लिए कितने रुपए की मांग की है किसान प्रधानमंत्री योजना में, तो 700 करोड़ रुपए की। अगला है सॉइल हेल्थ बताइए। तो सॉइल हेल्थ के लिए ध्यान सुनना कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019 में मॉडल विलेज कार्यक्रम, ये ध्यान रखना, मॉडल विलेज कार्यक्रम का संबंध सॉइल हेल्थ के लिए है। अंतर्गत विकास खंडवार एवं मॉडल ग्राम चयनित किया जाकर कृषकों के लिए काम किया जा रहा है और इसमें नमूना एकत्रीकरण करके लगभग 1 लाख कृषकों को, ध्यान रखना डेटा, लगभग 1 लाख कृषकों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्वस्थ धरा स्वस्थ खेत, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का लोगो है, मोनो है, मतलब जो वाक्य है, स्वस्थ धरा स्वस्थ खेत। ध्यान रखेंगे 1 लाख इसमें प्रावधान किए गए हैं। बेटा ये है आर्थिक विकास का भाग 1। हम लेकर आएंगे आर्थिक विकास का भाग 2 और मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमिक्स आएगा वेदांत के ऐप पर। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो वीडियोस हैं वो 1-2 अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको देखिए, समझिए और फिर कोर्स परचेज करने के लिए आपको श्री वेदांत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।